डीसी की लेटेस्ट ब्लू बीटल फिल्म इस एक्सपेंडिंग डीसी यूनिवर्स को एक न्यू कैरेक्टर के साथ हमें दिखाती है कई रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स एंड ध्यान से नोटिस करने पे कई सारी हिडन डिटेल्स। एंटमैन की वैन के हॉर्न से लेकर सुपरमैन के 5 रेफरेंसेस तक इस वीडियो में मैं बताऊंगा टोटल 33 डिटेल्स, जिनमें से नंबर 19 एंड नंबर 32 आपने नोटिस ही नहीं किए होंगे। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है ब्लू बीटल मूवी की सभी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस। तो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, मूवी के फर्स्ट सीन में ही जब विक्टोरिया कॉर्ड का हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो उसी पे हमें बना दिखता है कॉर्ड इंडस्ट्रीज का लोगो। 1986 की ब्लू बीटल इशू नंबर 1 कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम कॉर्ड इंडस्ट्रीज दिखी थी। उसके बाद से ही ये डीसी यूनिवर्स की बड़ी इंडस्ट्रीज में आती है, जिनमें वेन एंटरप्राइजेस एंड लेक्स कॉर्प भी आते हैं। बाय द वे, जिन दोनों का रेफरेंस हमें इस मूवी में आगे देखने भी मिलेगा। नंबर 2, विक्टोरिया कॉर्ड और कॉनरैड कैरापैक्स दोनों इस मूवी के एंटेगनिस्ट है। अब कॉनरैड कैरापैक्स 1986 की उसी ब्लू बीटल कॉमिक्स से इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कॉमिक्स में ये कैरेक्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट था और यहाँ पर उसे एक मर्सनरी दिखाया गया है। कैरापैक्स के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा, लेकिन विक्टोरिया कॉर्ड एक ओरिजिनल कैरेक्टर है जिसे क्रिएट किया गया है इस मूवी के लिए। बट क्योंकि मूवी को रिलीज करने में इतना डिले हो गया कि इसका फर्स्ट अपीयरेंस कॉमिक्स में ऑलरेडी हो गया 2022 की लिमिटेड सीरीज ब्लू बीटल ग्रेजुएशन डे में। नंबर 3, ब्लू बीटल के स्कैरब का फर्स्ट लुक हमें यही देखने मिलता है, लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि इसका नाम है खाजीडा, जो एग्जैक्टली मैच करता है कॉमिक से। एंड ऑल्दो मूवी में इसका क्लियर ओरिजिन बताया नहीं गया, लेकिन ओपनिंग क्रेडिट्स के सीन से इतना दिखाया गया है कि ये स्कैरब स्पेस से कहीं आया है। और डीसी कॉमिक्स में ये स्कैरब बिलोंग करता है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के सेक्टर 2 की एक अनडिस्क्लोज प्लैनेट लोकेशन पे। ये प्लैनेट होम है एक स्पीशीज द रीच का, जिन्होंने क्रिएट किया है ब्लू बीटल स्कैरब। अब इन ओपनिंग क्रेडिट्स में हमें ग्रीन लैंटर्न का एक छोटा सा रेफरेंस देखने मिलता है, जहां पर स्कैरब को टकराते हुए दिखाया गया है स्पेस में एक ग्रीन लाइट के साथ, जो यही हिंट दे रहा है कि ये स्कैरब किसी पॉइंट पे ग्रीन लैंटर्न के भी कांटेक्ट में आया होगा, जो साथ में यही उम्मीद जगा रहा है कि इस कैरेक्टर ब्लू बीटल को हम फ्यूचर में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के प्रोजेक्ट में शायद देख पाएंगे। नंबर 4, इस ओपनिंग क्रेडिट के मोन्टाज में ही हमें देखने मिलते हैं रेफरेंसेस डैन गैरेट और टेड कॉर्ड के, जो दोनों ही कॉमिक्स के फर्स्ट 2 ब्लू बीटल्स थे। एंड साथ में यहीं से क्लियर हो जाता है कि टेड कॉर्ड पब्लिकली एक सुपर हीरो था, जिसका कंफर्मेशन हमें बाद में मिलता है हाइमी के अंकल रूडी से। लेकिन इन्हीं ओपनिंग क्रेडिट्स में हमें टेड कॉर्ड के ब्लू बीटल की कॉस्ट्यूम भी देखने मिलती है, जिसे हम बाद में उसके मेंशन में भी देखेंगे। नंबर 5, इन्हीं क्रेडिट्स में हमें देखने मिलता है ओमैक सूट, जिसका मतलब है वन मैन आर्मी कॉर्प्स। ओमैक इशू नंबर 1 1974 में रिलीज हुई थी, जो एमसीयू के सुपर सोल्जर प्रोग्राम की तरह ही बेस्ड है एक ऐसे प्रोग्राम पे जहां पर सुपर साइबॉर्ग्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। इसी कॉमिक्स में ओमैक के रूप में हमें दिखा था एक कैरेक्टर बडी ब्लैंक। एंड मूवी में इनिशियली ये दिखाया गया है कि कॉनरैड कैरापैक्स ही ओमैक बनेगा, लेकिन एंड में जाके ये रिवील होता है कि विक्टोरिया कॉर्ड का भी प्लान था इसी तरह की सुपर सोल्जर्स की आर्मी बनाना। नंबर 6, वेलकम टू पाल्मेरा सिटी। अब विक्टोरिया कॉर्ड की तरह ये फिक्शनल सिटी स्पेशली बनाई गई थी इस मूवी के लिए, लेकिन इसे भी पहले इंट्रोड्यूस किया गया ब्लू बीटल ग्रेजुएशन डे कॉमिक्स में ही। नंबर 7, पाल्मेरा सिटी के स्काई स्क्रैपर्स में एक लोगो एस केमिकल्स का दिख के आता है। एस केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट कॉमिक्स का ही पार्ट है, जो 1951 में फर्स्ट टाइम दिखा था। नंबर 8, पाल्मेरा सिटी में जगह जगह पे हमें कई सारे एड्स के पोस्टर्स देखने मिलते हैं, जिनमें एक एड लेक्स कॉर्प की भी है। ये कंपनी है साइकोपैथ बिलियनियर लेक्स लूथर की, जो कॉमिक्स में सुपरमैन का विलन रह चुका है। नंबर 9, हाइमी को दिखाने के साथ ही हमें मिलाया जाता है पूरी रेयर्स फैमिली के साथ। इनमें हाइमी के मदर, फादर एंड सिस्टर कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। हालांकि उसकी मदर का नाम कॉमिक्स में बियांका था, रोसियो नहीं। इसके अलावा उसकी नाना रेयर्स को बाद की कॉमिक्स में ब्लू बीटल इशू 26 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अंकल रूडी एक टोटली ओरिजिनल कैरेक्टर है, जिसे सिर्फ मूवी के लिए क्रिएट किया गया है। नंबर 10, जब हाइमी का अंकल उसे पिक करने आता है एयरपोर्ट पे अपनी पिकअप ट्रक को लेके, तो जब वो उसका हॉर्न बजाता है तो वो मैच करता है स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन की वैन के हॉर्न से। नंबर 11, कॉमिक्स में हाईवे की सिटी का नाम था एल पैसो, जो टेक्सास में थी, लेकिन मूवी में इसे चेंज कर दिया गया है पाल्मेरा सिटी के नाम से। बट एल पैसो का रेफरेंस हमें मिलता है जब हाईमी पहुंचता है अपने घर, जिसकी स्ट्रीट का नाम है एल पैसो स्ट्रीट। नंबर 12, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन एक वियर्ड सी डिटेल है जो मैंने नोटिस की। मूवी की स्टोरी में इस फैमिली को काफी गरीब दिखाया गया है, जो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब हाईवे अपनी सिस्टर के साथ छत पे बैठा होता है, जहाँ साथ में बैठ के वो बियर्स पी रहे होते हैं, उसके साथ में हमें कई सारे बियर के कैन रखे हुए दिखते हैं। अब अगर ये लोग इतने गरीब है तो 7-8 बियर्स एक साथ क्यों पी रहे हैं? ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। नंबर 13, जेनिफर कॉर्ड, जो टेड कॉर्ड की बेटी है कॉमिक्स में भी, वो जब विक्टोरिया का घर उसे कन्फ्रंट करने जाती है, तब वो डिस्कस करते हैं पैगो आइलैंड के एक प्रोजेक्ट को। एंड मूवी का क्लाइमैक्स इस आइलैंड में ही होता है। अब ये मिस्टीरियस पैगो आइलैंड फर्स्ट टाइम दिखा था 1967 की ब्लू बीटल इशू 2 में। इनफैक्ट यही वो आइलैंड है जहां डैन गैरेट की डेथ के बाद टेड कॉर्ड बना था सेकंड ब्लू बीटल।
नंबर 14, इसी सीन में जब जेनिफर विक्टोरिया को उसी की कंपनी की एक एडवर्टाइजमेंट दिखाती है तो उसी एड के एक डायलॉग में विक्टोरिया मेंशन करती है प्रोमीथियम एलिमेंट को। अब ये एलिमेंट प्रोमीथियम एक अल्ट्रा रेयर और पावरफुल एलॉय है जो आता है कॉमिक से ही। इसी एलिमेंट को यूज करके बनाए गए टेक्नोलॉजिकली एडवांस साइबॉर्ग्स एंड साथ ही में डेथ स्ट्रोक के वेपन्स और गियर्स भी। नंबर 15, जब हाइमी को जॉब से निकाल दिया जाता है और वो अपने घर पे होता है तो वहीं पे नाना रेयस रूम में बैठ के टीवी देख रही होती है जहां वो एक एक करके चैनल चेंज करती है। इन्हीं में से एक क्विक सीन हमें देखने मिलता है 1992 की मूवी क्रोनोस का। अब इस मूवी का प्लॉट भी ब्लू बीटल की स्टोरी से थोड़ा मैच करता है, जहां पर एक स्ट्रगलिंग आदमी को मिलता है एक मिरेकुलस पावर्स वाला एक मैकेनिकल स्कैरब जिससे उसके पास भी पावर्स आ जाती है। नंबर 16, रात को जब हाइमी अपने फादर के साथ घर के बाहर बैठ के बातें कर रहा होता है तब वहाँ एक डायलॉग में वो ये मेंशन करता है कि उसे सब कुछ आउट ऑफ रीच लग रहा है। अब जैसे मैंने पहले बताया था डीसी कॉमिक्स में ब्लू बीटल का रिलेशन है इसी द रीच स्पीशीज के साथ, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इसका रेफरेंस दिया गया है। नंबर 17, इसी सीन में हाइमी ने पहना हुआ है गॉथम लॉ स्वेटशर्ट। अब मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है कि हाइमी लॉ डिग्री करके वापस आया है एंड गॉथम लॉ का स्वेटशर्ट पहनना ये इशारा कर रहा है कि उसने ये लॉ डिग्री की है गॉथम सिटी से, जो कि ऑब्वियसली घर है बैटमैन का, लेकिन साथ ही में गॉथम यूनिवर्सिटी कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा हमें बैटमैन का एक और रेफरेंस तब देखने मिलता है जब हाइमी ब्लू बीटल वाली फर्स्ट फ्लाइट के बाद घर पे बेहोश पड़ा होता है। इसी सीन में जब बिना कपड़ों के हाइमी को उसकी फैमिली घेर के खड़ी होती है तो बैकग्राउंड में हमें न्यूज चैनल की आवाज सुनने मिलती है जहां मेंशन किया जाता है ब्रूस वेन का नाम। नंबर 18, जेनी कॉड जब स्कैरब को लैब से चुराती है तो उसे पैक करती है एक बर्गर बॉक्स में। इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है बिग बेली बर्गर, जो एक फिक्शनल फास्ट फूड चेन है जो एग्जिस्ट करती है डीसी यूनिवर्स में, लेकिन कॉमिक्स के अलावा इसे एरोवर्स के शोज में भी मेंशन किया गया है। नंबर 19, जब स्कैरब निकालने के लिए हाइमी के पेरेंट्स पुलिस को बुलाने की बात करते हैं तो अंकल रूडी कहता है कि पुलिस कॉड इंडस्ट्री के चमचे हैं एंड कॉड ऐसे टेक के लिए कुछ भी कर सकता है। वो रातों रात हाइमी को गायब करके और पूरी फैमिली की मेमोरीज भी मिटा सकते हैं। अब ये एक फनी सीन के रूप में दिखाया गया है कि रूडी एक कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट है, बट जो बातें अंकल रूडी बोलता है वो सभी सच होती है एंड मूवी के प्रेजेंट एंड पास्ट की टाइमलाइन में हमें होते हुए दिखती भी है, जैसे कि हाइमी को सच में किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि 10 साल पहले टेड कॉड भी गायब हो गया था। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के मेमोरीज मिटाने वाली बात भी हमें देखने मिलती है क्लाइमैक्स में, जहां हमें पता चलता है कि कॉनरैड कैरापैक्स की मेमोरीज ब्लॉक कर दी गई थी। अगर आपने ये पॉइंट मूवी में नोटिस किया था तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। नंबर 20, जब हाइमी की मदद करने के लिए जेनी उसके घर आती है तो उसकी पूरी फैमिली उसकी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं एक मैक्सिकन टेलीविजन शो मारिया ला देल बारियो से, जो 1995 में प्रीमियर हुआ था। इस शो की जो लीड कैरेक्टर है वो पैदा हुई थी काफी पुअर, लेकिन फिर उसका रिश्ता बन गया एक रिच फैमिली के साथ, जिसके बाद उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई एंड हाइमी की फैमिली उसका मजाक उड़ाते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो मारिया है, लेकिन मूवी के एंडिंग तक ये स्टोरी सच साबित होती है। ऑन अ साइड नोट, जब नाना रेयस टीवी देख रही थी पिछले सीन्स में तो वहाँ एक सीन इस शो का भी दिखता है। नंबर 21, हाइमी और जेनी को कॉड इंडस्ट्री में घुसने के लिए अंकल रूडी उनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करता है, जिसके बाद वो सर्वेलेंस स्क्रीन पे एक एनिमेटेड सीरीज चलाता है जो है एल चैपलिनो कोलोराडो की। ये क्लासिक मैक्सिकन टीवी शो बेस्ड था एक सुपर हीरो पे ही, जिससे रिलेटेड इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। लेकिन ये नाम चैपलिनो रेफरेंस है स्पीसीज ऑफ ग्रास हॉपर्स का एंड चैपुलिन एक्चुअल में एक मैक्सिकन डिश होती है ड्राइड एंड रोस्टेड ग्रास हॉपर्स की, लेकिन काफी स्मार्टली ब्लू बीटल की मूवी में ग्रास हॉपर सुपर हीरो का रेफरेंस दिया गया है। नंबर 22, टेड कॉड के अबैंडन मैंशन में हमें देखने मिलती है उसकी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। कॉमिक्स में उसका ये अमेजिंग हेडक्वार्टर्स फर्स्ट टाइम दिखा था 1966 की कैप्टन एटम इशू 84 में। इसी लेबोरेटरी में हमें देखने मिलते हैं डैन गैरेट और टेड कॉड के ब्लू बीटल सूट्स भी, जो कि काफी कॉमिक एक्यूरेट है। यहीं पे हमें टेड कॉड के गैजेट्स भी दिखते हैं जिनका यूज मूवी में आगे चल के रेयस फैमिली भी करेगी, लेकिन यही दोनों चीजें कॉमिक्स के सिमिलर ये क्लियर करती है कि टेड कॉड के साथ इस कैरेब ने बॉन्ड नहीं किया एंड उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी। नंबर 23, यहीं पे अंकल रूडी मेंशन करता है कि ऑलमोस्ट हर सिटीज के अपने सुपर हीरोज है, जहां वो कहता है सेंट्रल सिटी हैज फ्लैश, जो कि कॉमिक्स और डीसी यूनिवर्स में भी सिमिलर दिखाया गया है। नंबर 24, अब ब्लू बीटल में टोटल सुपरमैन के 5 रेफरेंसेस है। पहला रेफरेंस ओपनिंग क्रेडिट में डेली प्लेनेट एंड लेक्स कॉप्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा रेफरेंस हमें तब देखने मिलता है जब हाइमी रेयस एज ब्लू बीटल फर्स्ट फ्लाइट लेता है, वहाँ वो खुद से ही बात करते हुए ये कहता है कि सुपरमैन है जिसे उड़ना चाहिए उसे नहीं। थर्ड रेफरेंस है वो सीन जब हाइमी रेयस एज ब्लू बीटल स्पेस में पहुंचता है। ये सीन बिल्कुल सिमिलरली दिखाता है मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन की फर्स्ट फ्लाइट के सीक्वेंस को। चौथा रेफरेंस टेड कॉड की लैब में अंकल रूडी कहता है मेट्रोपोलिस
सिटी में सुपरमैन है। एंड पांचवा रेफरेंस हमें तब मिलता है जब फाइनल बैटल में रूडी के इंजर्ड होने के बाद हाइमी गुस्से से उठता है। इस मोमेंट पे हमें हाइमी के हाथों के पास एक एनर्जी फील्ड दिखती है जिसकी वजह से डस्ट ग्राउंड से ऊपर उठने लगती है। ये सीन मैच करता है सुपरमैन की फर्स्ट फ्लाइट की स्टार्टिंग वाले सीन से। तो एज प्रॉमिस ये थे वो सुपरमैन के 5 रेफरेंसेस ब्लू बीटल मूवी में। नंबर 25, इसी मेंशन में जब जेनी अपनी फैमिली की बैक स्टोरी बता रही होती है तो वो मेंशन करती है टेड कॉड के फादर थॉमस कॉड को। कॉमिक्स में भी टेड कॉड का फादर थॉमस कॉड ही था कॉड इंडस्ट्री का फाउंडर, जिसके मरने के बाद उसके बेटे को ही मिली थी ये इंडस्ट्री। नंबर 26, हाइमी को बचाने के लिए उसकी फैमिली टेड कॉड की स्पेसशिप यूज करते हैं। ये है कॉमिक्स की मैचिंग बग शिप। 1966 की कैप्टन एटम इशू 83 कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम ये स्पेसशिप दिखी थी। एंड क्योंकि ये शिप हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं तो एक एडिशनल डिटेल यहाँ मैं बताता हूँ। डीसी कॉमिक्स की एक और कॉमिक बुक सीरीज वॉचमैन जो 1987 में पब्लिश हुई थी, इस सीरीज में भी हमें इसी तरह की स्पेसशिप देखने मिली जिसका नाम था आर्किमेडिस, लेकिन इसे आउल शिप भी बुलाया जाता था। कॉमिक्स में ये स्पेसशिप इंस्पायर्ड थी टेड कॉड की बग शिप से ही। एंड मूवी में हमें इन दोनों स्पेसशिप्स का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। नंबर 27, इसी बगशिप में हमें टेड कॉड के कई सारे इन्वेंशंस देखने मिलते हैं जिसमें उसकी कॉमिक्स में यूज की गई गन्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर दिख के आता है टेड कॉड का पावर ग्लव जिसे टेस्ट करती है हाइमी की सिस्टर मिलेग्रो। ब्लू बीटल मूवी में बहुत सारे गेमिंग रेफरेंसेस यूज किए गए हैं और उन्हीं में से एक ये भी है। इस ग्लव का डिजाइन मैच करता है 1989 में बने निंटेंडो के पावर ग्लव से। पावर ग्लव एक कंट्रोलर एक्सेसरी थी निंटेंडो के गेमिंग सिस्टम के लिए जो एक तरह से फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी डिवाइस था, जो कि ऑब्वियसली बंद हो चुका है क्योंकि 1990 में ही इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग गेमिंग रेफरेंस देखने मिलता है। नंबर 28, ब्लू बीटल का मेन सुपर पावर्ड विलन है कॉनरैड कैरापैक्स। जैसे मैंने पहले बताया उसकी डीसी कॉमिक्स में स्टोरी थोड़ी अलग थी जहां वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। एंड डैन गैरेट के मरने के बाद उसने पैगो आइलैंड में डिस्कवर किया एक इंडिस्ट्रक्टिबल रोबोट। जब उसने इसे चलाने की कोशिश की तो वो मेलफंक्शन हो गया और उसने कैरापैक्स को मार दिया। अब उसकी बॉडी तो मर गई लेकिन उसका माइंड इस रोबोट की बॉडी में इन्फ्यूज हो गया, जिसके बाद वो बन गया द इंडिस्ट्रक्टिबल मैन। लेकिन मूवी में कॉनरैड कैरापैक्स का नाम यूज किया गया है बट उसका कॉम्बिनेशन किया गया ओमैक प्रोजेक्ट के साथ, जिसके बारे में मैंने पहले डिटेल्स बताई थी। नंबर 29, फाइनल फाइट में ट्रेलर वाला वो सीन जहां हमने पहले ही डिटेक्ट किया था कि ये स्वॉर्ड जो हाइमी यूज करता है वो फाइनल फैंटेसी गेम की बस्टर स्वॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे फाइट में हाइमी एक मूव यूज करता है जहां वो ब्लेड को यूज करता है ग्राउंड पे हिट करने में, जिससे एक बीम निकलती है जो कैरापैक्स को हिट करती है। ये एग्जैक्ट पावर फाइनल फैंटेसी 7 गेम की लेवल 2 के एक मूव लिमिट ब्रेक की पावर है। नंबर 30, इसी फाइट में ब्लू बीटल की पावर यूज करके जब हाइमी कैरापैक्स को अपनी तरफ खींचता है तो हम उसे कहते हुए सुन सकते हैं गेट ओवर हियर। एंड अगर आप 90s किड हैं तो आपको ये रेफरेंस पता लग गया होगा। ये है गेम मॉर्टल कॉम्बैट का रेफरेंस, जिसका कैरेक्टर स्कॉर्पियन जब अपना हार्पून मूव मारता है तब वो इसी तरह कहता है, लेकिन वो इतने प्यार से नहीं कहता। नंबर 31, हाइमी पे जब कैरापैक्स फर्स्ट टाइम अटैक करता है तब स्कैरब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैरापैक्स को मारने वाली होती है, बट हाइमी उसे रोकता है ये कह के कि वो लोग किलर्स नहीं है। इसी चीज का कॉल बैक खाजिदा क्लाइमैक्स बैटल की एंडिंग में देती है हाइमी को कैरापैक्स को मारने से रोककर। नंबर 32, कॉनरैड का वो लॉकेट तो आपने नोटिस किया ही होगा जो विक्टोरिया उससे छीनती है जब उसके ऊपर डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। बाद में हमें पता चलता है कि ये लॉकेट उसकी मदर का है और इसमें फोटो उसकी मदर और उसकी बचपन की है। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि जब लैब में सैंचेज विक्टोरिया को कहता है कि स्कैरब के डेटा अपलोड करने में हाइमी मारा जाएगा, तब विक्टोरिया कहती है कि हमेशा अच्छे के लिए कुछ ना कुछ बुरा करना पड़ता है, जिसपे कॉनरैड उसे मुड़ के देखता है, जो एक हिंट थी कि इसका लिंक उसके साथ है। एंड ये चीज क्लियर होती है क्लाइमैक्स बैटल की एंडिंग में जब स्कैरब हाइमी को कैरापैक्स की मेमोरीज दिखाती है, जहां उसके ऊपर भी ओमैक सूट की टेस्टिंग के टाइम जब ये कहा जाता है कि इसमें कैरापैक्स की जान जा सकती है, तब भी विक्टोरिया सेम यही डायलॉग कहती है। एंड फाइनली इसका कॉल बैक कॉनरैड भी एंडिंग में देता है अपने सूट के ब्लास्ट के साथ विक्टोरिया को मारने से पहले। एंड फाइनली नंबर 33, मूवी के उस सीन में जब हाइमी अपने फादर अल्बर्टो के साथ उनके गार्डन में बैठा होता है तब अल्बर्टो पॉइंट आउट करता है कि जितने पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं उसे उसने और नाना ने लगाया था जब हाइमी एक बच्चा था। एंड उसके और उसकी सिस्टर के बड़े होने के साथ साथ ये पौधे भी बड़े हो गए हैं। लेकिन जब विक्टोरिया उनके घर पे अटैक कराती है तो ये सभी प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट मूवी की एंडिंग में नाना रेयस फिर से इसी कैक्टस प्लांट को रीप्लांट करती है, जो हमें उस सीन के बैकग्राउंड में दिखा था एक बड़े पौधे के रूप में। एंड ये इमोशनली कनेक्ट करता है इस प्लांट की रीग्रोथ को हाइमी के ब्लू बीटल बनने के बाद की ग्रोथ के साथ। बाय द वे जिसमें उसकी नाना और उसकी फैमिली का भी वैसे ही सपोर्ट है जैसे वो यहाँ इस प्लांट को दे रही है।
तो ये थी वो सारी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और कॉल बैक्स जो मैंने ढूंढी ब्लू बीटल मूवी में। बट आई नो कि बहुत सारी यहाँ पर फिर भी मिस हो गई होंगी, तो अगर आपने कुछ ऐसी डिटेल नोटिस की है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। मूवी की एंडिंग, पोस्ट क्रेडिट्स और डीसीयू में ब्लू बीटल के फ्यूचर की डिटेल्स के लिए एंड स्क्रीन से वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।